जब धरती चक्कर लगाता है या कोई दूसरा प्लैनेट चक्कर लगाता है सन के, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका कौन निभाता है? हु प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो आपको क्या कहना है पता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका निभाने वाले फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के नए वीडियो में। और बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्सेस। क्या होते हैं ये? आपने पढ़ रखा है इनके बारे में, फोर्स तो नहीं पढ़ा है लेकिन एक्सेलरेशन पढ़ा है, याद दिलाएं? तो चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको अगर ध्यान हो बच्चों, तो हमने काइनेमैटिक्स की शुरुआत की थी। बेसिकली 11वीं कक्षा में आपका 70% सिलेबस जो है वो मैकेनिक्स पर बेस्ड है, 60% से 70%। और इसकी शुरुआत होती है मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स से। आपने 1D काइनेमैटिक्स भी पढ़ा, 2D काइनेमैटिक्स भी पढ़ा। और 1D और 2D काइनेमैटिक्स में ये मोशन को समझने के लिए कई सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने बनाए। वो जो पैरामीटर्स हैं वो हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वो x भी हो सकता है, y भी, z भी। एक ही समय पर x और y भी हो तो वो मोशन इन 2D का केस है। अगर एक ही समय पर, मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपने देखा x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो मोशन इन 3D का केस है। हो सकता है वो तीनों चेंज भी हो रहे हैं उस समय के साथ, मोशन इन 3D का केस आता है। चेंज इन पोजीशन, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इतने समय पर एग्जैक्टली 7:10 पर आप मुझे बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बिल्कुल इसी तर्ज पर वेलोसिटी में एक सेकंड में जो बदलाव आता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बड़े बड़े डिटेल में पढ़ी हैं। आप लोग बिल्कुल उनकी वीडियोस देखिएगा, नीचे प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और एक और टिप, इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, मैं बड़े फुर्सत से पढ़ाने वाला हूं। ओके, ये था काइनेमैटिक्स। कहानी आगे बढ़ती है, हम लोग आ जाते हैं अब डायनामिक्स में। ये जो पोर्शन है बच्चों लॉज ऑफ मोशन का, ये है डायनामिक्स। और डायनामिक्स में सिर्फ मोशन की स्टडी इन पैरामीटर्स के जरिए नहीं की जाती है, रादर हम ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि मोशन हो क्यों रहा है। अगर वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव का कारण क्या है? तो अभी मैं आपको बताता हूं। वेलोसिटी में जो बदलाव आता है बच्चों, उसका कारण होता है फोर्स। फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन। अगर कहीं पर भी एक्सेलरेशन लिखा हुआ दिख गया ना, तो आप इतना समझ जाना वेलोसिटी में बदलाव आएगा। हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड घट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उसके डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए। मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इतनी बातें तो हम समझ गए। और इनफैक्ट फोर्सेस के साथ आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को मर्ज करके पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में या फिर डायनामिक्स में बेसिकली। तो ये सारी चीजें आप जो काइनेमैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस फोर्स के नजरिए से आप फिर से इसको पढ़ते हो। अगर आपको ये सब चीज अच्छे से समझना है, काइनेमैटिक्स भी समझना चाहते हो, डायनामिक्स भी समझना चाहते हो, तो आपको वेक्टर्स की भाषा आनी चाहिए। IJK, बिल्कुल, यू शुड बी वेरी स्किलफुल प्लेइंग विथ IJK। पोजीशन वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर्स, ये सब बनाते आपसे बनना चाहिए, ग्राफिकली भी, एनालिटिकली भी। अगर आप जानते हैं वेक्टर्स की भाषा, तो यकीन माने आपके लिए फिजिक्स की राह बड़ी आसान हो जाएगी। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा 2D मोशन के बारे में, क्योंकि 2D मोशन में ही कहीं ना कहीं इस चैप्टर का, या फिर आज की जो टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका केंद्र बिंदु छुपा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं वो क्या है 2D मोशन। बच्चों देखिए, 2D मोशन की शुरुआत हुई थी हमने वेक्टर से की थी। वेक्टर्स हमने बड़ा शानदार तरीके से पढ़ा था। वेक्टर्स पढ़ लिया तो मैंने कहा मोशन अलोंग अ प्लेन पढ़ो। मोशन इन अ प्लेन में बच्चों आपको याद होगा कि प्लेन में x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होते हैं समय के साथ, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन अलोंग अ प्लेन। अगर एक सिर्फ x में बदलाव आ रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ y में बदलाव आ रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर समय के साथ x और y दोनों में साइमल्टेनियसली चेंज आ रहा है, तो वो मोशन इन अ प्लेन का केस है। ये तो कुछ बातें हुई। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन बड़े शानदार तरीके से। ये सब होने के बाद हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपको याद होगा तो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये साइड में आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का है जो गोल 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 घूम रहा है एक ट्रैक में। और इस ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं मैं। इसका मास है m, और हर पल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पल आप इसकी वेलोसिटी देखोगे तो ये कितनी रहेगी भाई? ये तो v रहेगी। इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी v है, इस पॉइंट पर भी v है।
अब आप मुझसे पूछोगे सर वेलोसिटी तो मतलब कोई चेंज आ नहीं रहा है। चेंज आ रहा है, आपको पहचानना है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन में भी चेंज आया वेलोसिटी के, तो हम बोलेंगे यार एक्सेलरेशन तो है। आप बच्चों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये ग्रीन कलर बना लेता हूं। इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी निकालने जाऊं तो उसका डायरेक्शन यहां पे कहीं होगा। इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी निकालने जाऊं तो बस हमें क्या करना है, टैंजेंट खींच लेना है, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ होगा। वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। और ये जो बदलाव है वो कौन ला रहा है? इस बदलाव को लाने वाले का नाम आपको सोचना है। फिर से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है समय के साथ। अब डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है पता है आपको? वो इस एक्सीलरेशन के कारण हो रहा है, जिसको हमने नाम दिया है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। का बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने बताई है, उसको जाके जरूर देखिए, नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेरिवेशन वेरिएशन सब कुछ है, और डेमोन्स्ट्रेशन तो सबसे शानदार है, देखिएगा। ओके, ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। बात ऐसी है कि भाई कहीं पर भी आपको फोर्स दिखता है, मैंने बहुत पहले भी आपको बता रखा है बच्चों, अगर फोर्स है तो फोर्स से क्या बनता है? एक्सेलरेशन। व्हेनेवर देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन। और न्यूटन ने तो अपने दूसरे नियम में नेट फोर्स को कनेक्ट भी कर दिया है एक्सेलरेशन के साथ। यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी। तो जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, वैसा वर्सा। ठीक है, सही है। तो देखिए इतना कुछ मैंने आपको ड्रॉबैक बोल रहा हूं मैं, बैकड्रॉप इसलिए बताया कि भाई आप समझ पाओ। एक सही क्रम में फिजिक्स के सिलेबस को सजाया गया है और उसको आपको अप्रिशिएट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, बाद में काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, पहले ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, बाद में रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आप पढ़ोगे फिजिक्स, कोई भी चैप्टर कभी भी उठा के पढ़ने लगोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एक सही क्रम में फिजिक्स को पढ़ना बड़ा जरूरी है और उसी को फॉलो करें जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके, थोड़ी सी कहानी को मैं और आगे बढ़ाता हूं। तो हम बात कर रहे थे एक ऑब्जेक्ट के बारे में, और बच्चों उस ऑब्जेक्ट का मास था m। एट एनी इंस्टेंट सर उसकी वेलोसिटी रहेगी v, और ये जो चक्कर लगा रहा है इस चक्कर का रेडियस है यार। मैंने क्या किया, यहां पे फोटो ले लिया एक, ठीक है। वैसे तो इसमें 3 पोजीशंस को डिस्क्राइब किया गया, 1, 2 और 3। पोजीशन 1 पे मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया और मैं उसको यहां पे अलग से बना देता हूं। अब क्योंकि हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन का एक नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसको हम यहां पे लगाना चाहते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहां पे मोशन का नियम लिखता हूं, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। ये कौन सा फोर्स है? ये नेट फोर्स है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपको ध्यान देना है, नेट फोर्स। बच्चों अंदर की तरफ कोई फोर्स तो लग रहा है यार, ये बात तो पक्की है, और उसी फोर्स के कारण बन रहा है एक एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी आप जानते हो, यहां पे एक लग रहा है फोर्स, और इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बात को समझो अच्छे से। तो यहां पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है तो आप चाहो तो एक साइन कन्वेंशन बना लो, मैं आपको दिखा देता हूं। दाएं तरफ जो है वो पॉजिटिव है, बाएं तरफ नेगेटिव है। देखिए यहां पर टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, फोर्स भी लेफ्ट में, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में, तो प्लस प्लस रहेगा या फिर माइनस माइनस रहेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्टीमेटली सब प्लस हो जाएगा, आप देखो। तो नेगेटिव ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। जो फोर्सेस होते हैं आपके इर्द गिर्द, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की परिक्रमा करता हो, जैसे अर्थ जो है सन को ऑर्बिट करता है, तो अर्थ और सन के बीच में भी एक फोर्स रहता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन निभाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको समझ में आएगा, रुकिए मैं बताता हूं। नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। अब एक्सिलरेशन बराबर आता है बच्चों v² ओवर r, और भी तरीके हैं इसको लिखने के, ω² r। ठीक है, ये सबके बारे में पढ़ाई हो चुकी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला वीडियो देख लेना। मैं इन सारी बातों को फिर से रिपीट करने वाला नहीं हूं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखते हो यहां पे एक्सेलरेशन बाय द वे ये भी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो आप चाहो तो यहां पे माइनस का चिन्ह लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि
वेक्टर्स फॉलो हो रहा है भाई, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव इज एफ सी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर इसको तो हम सीधा लिख देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों सही तरीके। सेंट्रिपेटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अब यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, अब सेंट्रिपेटल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बच्चों सेंटर की तरफ रहेगा। हमेशा ये सेंटर सीकिंग की तरह बिहेव करेगा। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे आ गया, अब सेंट्रिपेटल फोर्स उसको कहां लगेगा, फिर से सेंटर की तरफ, तकरीबन यहां पर। बात समझ में आई? और इस फोर्स के कारण ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण बनता है एक एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन के कारण ये जो होता है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है, इसके कारण आता है वेलोसिटी के दिशा में बदलाव। और यहां पे अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, फिर यहां पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर जो है सेंटर की तरफ थोड़ा सा आकर्षित होते जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो ये है कहानी सेंट्रिपेटल फोर्सेस की। अब कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे मैंने अर्थ वाला एग्जांपल दिया ना, अभी उसको ज्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं आपको, क्योंकि आप तो बोल सकते हो सर मुझे तो कोई यहां पे सेंट्रिपेटल फोर्स दिख तो नहीं रहा है, ये तो खाली स्पेस है, हमको तो कोई फोर्स लगते दिख नहीं रहा है सर, आप कैसे बोल रहे हैं फोर्स है। होता है जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए तो भैया अंदर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, इतना फोर्स लगना चाहिए, नहीं तो वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं मुद्दे की बात। कुछ एग्जांपल्स देखो आप। अच्छा ये वाला एग्जांपल देखो, एक स्टोन को ये ऐसा करते हैं, ये धागा है और इस धागे में हमने क्या किया है, यहां पे एक पत्थर को बांध दिया। ठीक है, ये पत्थर को हमने बांध दिया है। अब जरा देखें आप, ये जो है बच्चों, ये पत्थर कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार का घूमेगा, ये सर्कल में घूमेगा और ये रेडियस आर है। अगर इसको मैं ऊपर से देखूं तो ये कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। ये बात तो आप समझ गए, ऐसे ऐसे करके पत्थर को घुमा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप होता है। ये जो फोर्स है कंटिन्यूअसली इसको इस तरफ पुश करता है। जब वो यहां पे आ जाएगा पत्थर, तब ये फोर्स करेगा, क्या करेगा, उसको यहां पे सेंटर की तरफ पुश करेगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, तब ये फोर्स क्या करेगा, फिर से इसी को सेंटर की तरफ पुश करेगा। तो ये कौन सा फोर्स है आपको सोचना है। यहां पे रस्सी है, अब रस्सी में कौन सा फोर्स डेवलप होता है, तो हम कहते हैं सर रस्सी तो खिंचाएगी, उसमें तनाव डेवलप होगा। तनाव को अंग्रेजी में हम कहते हैं टेंशन, और तनाव भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। ठीक है, तो टेंशन क्या है यहां पे, हाईलाइट कर देता हूं मैं। जब कभी भी एक स्ट्रिंग के दो एंड्स होते हैं, एक को आप हाथ में पकड़ो, दूसरे एंड में आप पत्थर को बांध दो और उसको घुमाओ, तो वो कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रिपेटल फोर्स लग रहा है, और उस सेंट्रिपेटल फोर्स की भूमिका निभाने वाले फोर्स का नाम है टेंशन। बेहतर होगा मैं इसको लिख देता हूं, प्लेज, इसको ऐसा बोलो, प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स। अभी आप वीडियो देखते रहो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में नोट्स बना लेना, एक एक करके सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फ्लो ब्रेक मत होने दो, लेकिन स्पीड बढ़ा लो। प्लेस द रोल ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स। और भी प्रश्न आएंगे दिमाग में आपके। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और एग्जांपल। यहां पे क्या हो रहा है, सौरमंडल, आर सोलर सिस्टम। तो सर यहां पे तो हमको जुपिटर दिख रहा है, चलो जुपिटर दिखाते हैं आपको। ये ठीक है, ये सैटर्न है। ठीक, ज्यादा मुझे भी नहीं पता है प्लैनेट्स के बारे में। और यहां पे बीच में द किंग सन। ओके, जुपिटर भी एक ऑर्बिट पे घूम रहा है। आप देखो ये जुपिटर, एक मिनट, बड़ा दिक्कत है पेन टैबलेट में पढ़ाना। जुपिटर जो है वो इस ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूम रहा है। ठीक है, ये समथिंग लाइक दिस। अब नामकरण कर देते हैं यार, ये है हमारा जुपिटर। बहुत सही। अब इसको भी यहां पे इस तरफ सन की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये फोर्स का वैल्यू कितना है पता है आपको, मैं लिख के दिखाता हूं यहां पे। ये जो फोर्स है ये कुछ नहीं, आपको जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब तो खैर आप सीखोगे ही। मेरे ख्याल में क्लास 9वीं और 10वीं में ग्रेविटेशन तो आपने पढ़ा है साइंस में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। GM1 M2, तो मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ सन, बढ़िया तरीके से लिखते हैं इसको, मास ऑफ जुपिटर। सर यहां पे आ जाएगा मास ऑफ सन, और दोनों के बीच की दूरी
और उसका स्क्वायर। ये बढ़िया सा नियम लगता है बच्चों। ये तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये जब धरती चक्कर लगाता है या कोई दूसरा प्लैनेट चक्कर लगाता है सन के, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका कौन निभाता है? हु प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो आपको क्या कहना है पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे ख्याल में मुद्दे की बात आप समझ गए। अब तीसरा एग्जांपल देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है बहुत। एक अलग से मेरे को सेशन रखना है इसके लिए, तो ठीक है। जब फ्रिक्शन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, बड़ा ही काम का चीज है ये। कैसे बताएं? देखिए, ये एक रेस ट्रैक है। आपको रेस ट्रैक हल्का सा ना, थोड़ा सा आपको इसमें ये इधर वाला जो रोड है ये थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा खैर, उसको रहने दो, उसको बैंकिंग कहते हैं वैसे। आप देखो बच्चों, ये अगर आप किसी कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड में टर्न करने जाओगे तो टर्न कर नहीं पाओगे, ये होता है। और ऐसे करने की कोशिश मत करना, ठीक है? फिजिक्स समझ लो टर्न करने की। अगर फिजिक्स समझ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, राइट? और वैसे भी स्लो चलोगे तो जान बची रहेगी। एनीवे, जब कभी भी हम टर्न करते हैं तो देखिए, टर्न करोगे तो कुछ एक रेडियस होगा। ये कार का पहली बात कुछ मास है, ये कार कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और ये कार जो है, मान लीजिए ये यहां पे सेंटर है, इसको मैं अच्छे से बनाता हूं, ये सेंटर है, तो इसका कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस आर होगा बच्चों। पता है, अगर ये टर्न कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ का हिस्सा हो गया ये। जाहिर सी बात है यहां पर भी इसको कुछ ना कुछ एक फोर्स लगेगा। जरा इसको तरीके से तमीज से बनाते हैं हम। यहां पर ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका कौन निभा रहा है? हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? पता है कौन? फ्रिक्शन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका निभाने वाले फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। अभी भी बहुत बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग, मुद्दे पे तो आए नहीं है, ठीक? और कुछ एग्जांपल्स भी रहेंगे जिससे ये तय हो जाएगा कि भाई आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। एक और एग्जांपल देखो, ये चलो केमिस्ट्री वाला एग्जांपल है। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है केमिस्ट्री, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, इसको देखें। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस का, राइट? तो अगेन यहां पर भी एक फोर्स रहता है। आप देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहता है। अगर वो घूम रहा है तो अंदर की तरफ कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स पता है क्या है? उस सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक FE करके लिखते हैं, आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ये होता है K Q न्यूक्लियस, चार्ज एट द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर। ये जो है ना बच्चों, यहां से ये सेंटर से लेके ये आउटसाइड पेरिफेरी तक ये जो होता है, इसको R कहते हैं। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा गोल गोल घूमेगा या घूमना चाहेगा कुछ वेलोसिटी v के साथ, इस रेडियस r को मेंटेन करना चाहेगा, इसका कुछ अगर मास है, तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स लगना अनिवार्य है। ये कितना होगा? mv²/r के बराबर आएगा। ये तो आप पता कर लोगे। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा कौन? कभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, कभी टेंशन लगाएगा, और कभी फ्रिक्शन लगाएगा। बस यही थी, यही सारी बातें थी। समझ गए आप लोग? समझदार हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी अब मैं खत्म करता हूं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने दुरुस्त हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो बराबर अप्लाई होता है कि नहीं। तो यहां पर बात हो रही है, स्टोन को हमने पत्थर से बांध के रखा है, ये स्टोन ऐसा लटक रहा है और आप उसको ऐसा ऐसा घुमा रहे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल वो बना रहा है। यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। पहली चीज ये हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ओके? और यहां पर एक स्टोन है बच्चों, ये स्टोन ऐसा करके मैं बना देता हूं। सेकेंडली यहां पर ये जो स्ट्रिंग है ये 30 सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक जगह आप फंस सकते हो, यूनिट्स जो है वो सीजीएस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मत यूज करना, ऐसा यूनिट फॉलो करना और मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना आप। अच्छा देखिए, ये जो है ना, एक प्रकार से आप कह सकते हो ये फ्रंट है। सामने से अगर मैं देखूंगा तो कुछ ऐसा कहानी नजर आएगा, लेकिन ये जो सर्कल है
सेम कलर का सर्कल अगर ऊपर से कैसे दिखेगा, परफेक्ट सर्कल दिखेगा इनफैक्ट, तो वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये टॉप हो जाएगा, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। देखिए हमें कैलकुलेट करके बताना है कि यार इस केस में एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो बच्चों जहाँ तक विषय एंगुलर स्पीड का है, तो हमारे पास एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड के बीच में एक बहुत बढ़िया रिलेशन है, v इक्वल्स ओमेगा आर। तो अगर ओमेगा कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा v ओवर आर। तो देखिए r आपको पता है, ये है r, और ये पत्थर को मैं बना देता हूं, ऊपर से वो पत्थर कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड दोनों को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, चलो आप देखो, इससे नहीं यार, ये हाँ, ये हो जाएगी एंगुलर स्पीड, इसको हम बोलेंगे ओमेगा। लीनियर स्पीड ना बच्चों वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंजेंशियल रहेगा, राइट, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये v बराबर ओमेगा आर होता है, ठीक है। ओके, कैसे अप्रोच करें? अल्टीमेटली आपको v चाहिए, बिना v के आप ओमेगा कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेडियस तो आपको पता है, चाहो तो यहाँ पे लिख दो v डिवाइडेड बाई जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, ये है 15 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब मीटर्स में हो जाएगा 0.15। बस आपको v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, अब इसी में मेहनत है अब, ठीक है। चलो बिल्कुल बनाते हैं इसको। आप देखें यहाँ पे, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग में आ जाएगा टेंशन, तो इस टेंशन को आप बोलो टी। यहाँ पे जाहिर सी बात है वर्टिकल के साथ ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा, और अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, और अगर मैं बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर भी एंगल जो बनेगा उसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरा रंग यूज करते हैं। ये इस टी का एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, समथिंग लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे टी कॉस थीटा। टी का एक और कंपोनेंट होगा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी साइन थीटा। बहुत बढ़िया, अब कुछ सवाल है मेरे, ठीक है। एक तो देखो आप, ये टी कॉस थीटा है, जाहिर सी बात है नीचे धरती उसको खींचेगा, इस पत्थर को mg फोर्स के साथ, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, टी कॉस थीटा और mg। तो आप सीधा लिख सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्टकट जा रहा हूँ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। मैं पहला इक्वेशन बना देता हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हु प्रोवाइड्स नेसेसरी, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं यार, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करने वाले फोर्स का नाम है इनफैक्ट टी साइन थीटा, जिसका डायरेक्शन ये है, साफ साफ दिख गया। तो टी साइन थीटा है, कितने के बराबर है, टी साइन थीटा के बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी को अगर असल में देखना है तो आपको टॉप में नजर आएगा, ठीक है, टॉप व्यू में ये वेलोसिटी नजर आएगा आपको बढ़िया तरीके से, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, इस वेलोसिटी के अनुसार mv²/r बनना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये पूरा का पूरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर इसको गोल 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 घुमाए रखना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कंटिन्यूअसली कितना लगेगा, ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है ना, अंदर की तरफ, ये सेंटर सीकिंग फोर्स, ये कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड, mv²/r के बराबर, जो कि कौन प्रदान कर रहा है, ये टेंशन का टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। बस हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों एक काम करो, आप 1 को 2 से डिवाइड कर दो, टी साइन बाई टी कॉस, तो टी टी गया, यहाँ पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, mv²/r और नीचे mg, तो m और m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन रहा है बच्चों v²/r जी। आपको क्या चाहिए, तो भाई आप बोलोगे सर हमें तो v चाहिए, ये लो रूट लगा लो, लगा लिए, r g tan थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक ओके। तो tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे ये बन गया something like this, that's angle theta. This, well, we don't know how much it is, this is 15 centimeters, this is 30 centimeters, right? तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा √30² - 15 का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू कितना आएगा जरा देख लेते हैं।
तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका 15 रूट 3, 25.98। यार 15 रूट 3 लिखता हूँ मैं, कितना 15 रूट 3। ठीक है जी, हमें क्या निकालना था, इस ट्राइंगल में से हमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा कितना आएगा, देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर 15 बाय बेस, दैट इज ये 15 डिवाइडेड बाय 15 रूट 3। तो ये 1 बाय रूट 3 कितना आ रहा है, 1 बाय रूट 3 कितने डिग्री में आता है, 30 डिग्रीज में आता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 आता है 30 डिग्रीज में। ठीक है, बस यहाँ पर tan 30 आपको प्लग इन करना है। तो ये हो गया, ये हो गया। तो आप एक काम करो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना, क्यों एक स्टेप फिर से लिखना है। tan थीटा मतलब क्या है, tan 30 है, और tan 30 कितना है भाई, वो रूट 1 बाई रूट 3 है बेसिकली। कहाँ टेंशन लेना, चलो ये लो, v इज इक्वल टू रूट ओवर, ओके, g का वैल्यू कितना लेंगे, 9.8 ले लेंगे, 15 सेंटीमीटर है 0.15, g का वैल्यू सर 9.8, tan थीटा सर 1 बाय रूट 3, अभी अभी कैलकुलेट किए। अब इसको ज़रा आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.921 के बराबर, मतलब लीनियर स्पीड आ रहा है 0.921 मीटर पर सेकेंड एवरी टाइम। हर पॉइंट पर अगर ये स्टोन यहाँ पे आ जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, इस तरफ आ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जो है वो 0.921 रहेगा। ठीक है, और ये हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, सेंटर सीकिंग। इस वाले पोजीशन के लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इस तरफ। पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जन्म हुआ था। वो लेक्चर को बिल्कुल देखना आप लोग, मिल जाएगा आपको, पूरी प्लेलिस्ट लगी है नीचे क्लास 11 की। ऑलराइट, तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया। नाउ वी आर जस्ट मोमेंट्स अवे फ्रॉम कैलकुलेटिंग दिस एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने इक्वेशन बना के रखा है, v बाय आर मतलब 0.921 डिवाइडेड बाय ये जो सर्कल बना रहा है, कितने का, 15 का बना रहा है ये जो सर्कल है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15, तो डिवाइडेड बाय 0.15 कर दो, ये खेल खत्म। ये आंसर आएगा 6.14। सो एंगुलर वेलोसिटी इज 6.14 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, इतना ही था। और बच्चों आने वाले लेक्चर्स में आपको कार को लेवल रोड में कितने स्पीड के साथ मोड़ना है ये सिखाएंगे, कार को बैंक्ड रोड में कितने स्पीड के साथ मोड़ना है, ये सब चीजें सिखाऊंगा मैं। ठीक है, बढ़िया एनालिसिस होगा, शानदार होगा, डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा मजेदार रहेगा। राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।